हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप बेस्ट 10 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो कि यूपी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर बीडीओ का, इलेक्ट्रल का, कोई सा भी एग्जाम हो या फिर आने वाला जो पीईटी का एग्जाम हो, उन सभी में रीजनिंग से संबंधित ये 10 प्रश्न हैं जो जरूर पूछे जाते हैं। तो ये 10 प्रश्न आपने अगर पहले भी कोई एग्जाम दिया है तो आपने देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, जिनमें बहुत सारे लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती थी या फिर बहुत ज़्यादा समय ले लेते थे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व करना बताऊंगा, जिससे कि आप कम समय में इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर रीजनिंग से संबंधित वीडियोस बनाएगा, तो आज मैं रीजनिंग से संबंधित इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, क्योंकि मैं वीडियो जो है मोबाइल से बनाता हूं, तो रीजनिंग और मैथ के लिए जो वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लगता है, तो इसी से आज मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें काफ़ी समय लगा है, तो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। और आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, पर आप लोग को सपोर्ट करना होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, और इसमें पूछा गया है, शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद बताया गया कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। तो इन्होंने कहा स्टेडियम में रुकती है, और स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच की दूरी बतानी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जो है हम बात करेंगे, तो अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें तो देखिए, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ऊपर को हम नॉर्थ रखते हैं और इधर साउथ हो जाता है, सॉरी, और इधर ईस्ट रहता है और इधर वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो इन्होंने हमसे कहा गया है कि जो शशिकला है वो यहाँ पर आप देखिएगा, वह सबसे पहले उत्तर दिशा में चलती है, 4 किलोमीटर दौड़ती है। तो पहले हम यहाँ पर देखें उत्तर दिशा की ओर, तो शशिकला इधर को जाएगी और 4 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद हमसे कहा गया है कि उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इन्होंने कहा फिर दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो उसके बाद क्या वो करती है, वो दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें इन्होंने हमसे कहा गया है कि ये देखिए, वह बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए, बाईं ओर फिर मुड़ेगी, यानी बाईं ऊपर के लिए जाएगी। जब इधर से आ रही होगी तो ये 4 किलोमीटर चलेगी। तो ये 4 हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा अंत में जो है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी इधर मुड़ेगी और 3 किलोमीटर चलती है। तो इस तरह से आपको बताना है कि जो शशिकला है वो स्टेडियम पहुंच जाती है, और स्टेडियम पहुंचने के बाद उनके बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो आप देखिएगा, कम से कम दूरी क्या, यहाँ पर थी स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें शशिकला यहाँ पर थी और यहाँ पहुँच गई। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर हम बात करें, सॉरी, दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया और एक ये समकोण त्रिभुज, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो जो उसका कर्ण आता है वो 5 आता है निकल के। कैसे आता है आप लोग निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 निकल के आएगा और ये भी 5 आएगा। तो उसके बाद अगर हम 5 और 5 को जोड़ दें तो ये टोटल हमारा जो आता है वो 10 आता है। इसका मतलब हमारा जो बीच की दूरी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई, वो हो गई 10 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पासे से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। तो इसमें हम करने के लिए क्या करना है, देखिए पासे में हमारे पास यहाँ पर चीज़ें दी दी हुई हैं। तो हम बात करें, अगर ये जो 2 है, इस पासे में भी 2 लिखा हुआ है, कॉमन चीज़ों को देखते हैं। फिर यहाँ पर 1 है और इसमें भी 1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या है, 2 चीज़ें कॉमन है। अब बच गया तीसरा पार्ट। तो अगर ऐसे में क्या होता है, डायरेक्टली जो थर्ड वाला पार्ट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट माना जाता है, यानी 5 जो है 4 के अपोजिट में होगा। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कौन सा 5 के विपरीत होगा। तो 5 के विपरीत इसमें बताना है कौन होगा। तो 5 के विपरीत यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 5 के विपरीत में जो बचा हुआ होता है वो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 प्रश्न हो चुके हैं, और चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है।
तो तीसरे में देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि जो सभी इस तरह के दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों को के बाद हमें निष्कर्ष दिए होते हैं। अब फिर बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आप देख रहे होंगे ये सिलॉक के प्रश्न बोले जाते हैं। और इसमें देखिएगा पहला हमसे पूछा गया सभी पत्तियां छाल है, तो हम क्या करेंगे, एक पत्तियों के लिए बना लेंगे, इसे पत्ती में पी लिख देंगे, ठीक है। उसके लिए हम फिर उसके बाद हम करें छाल, तो छाल के लिए एक सर्कल बना के हम छाल सी लिख देंगे, ठीक है। छाल के लिए हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, पत्तियों के लिए पी से। उसके बाद हमें अगला बात कही गई है सभी छाल बीज है, यानी बी पार्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए एक और सर्कल बनाएंगे, यानी सभी छाल की बात हो रही है। छाल कौन सा है, सी वाला, तो पूरे के सी को कवर करते हुए एक सर्कल बना देंगे। और उसके बाद क्या होगा, हमसे कहा गया है ये क्या है, बीज है, तो बीज को बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास हमें करना क्या है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो निष्कर्ष दे रखे हैं उन्होंने दिए कुछ छाल पत्तियां हैं। तो पहला निष्कर्ष दिया है कुछ छाल पत्तियां हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें छाल कुछ पत्तियां हैं, तो सी वाला तो छाल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो छाल है वो पत्तियां है, तो सी ये छाल, तो कुछ छाल पत्तियां हैं आपको ये बताना है। तो ये पूरा छाल है और ये हैं पत्तियां। तो आप देख रहे होंगे छाल के अंदर पत्तियां, इसका मतलब जो छाल है कुछ छाल पत्तियां होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करें, तो आगे हम बात करते हैं, सॉरी आगे हमसे कहा गया है कि अगर नेक्स्ट वाले में हमसे निष्कर्ष में कहा गया कुछ बीज जो है पत्तियां है। तो आप यहाँ देखिएगा कुछ बीज पत्तियों की बात की गई है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरा क्या है, बीज है, ये आप देख रहे होंगे ये पूरा बीज है। और इसके बाद पत्तियां हमारे पास ये है। तो देखिए पत्तियां क्या है, बीज के अंदर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये पत्तियां जो हैं वो बीज होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, यानी बी सेकंड पार्ट भी हमारा करेक्ट हो गया। अगर हमारे दोनों निष्कर्ष सही है तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। तो आपने देखा ये प्रश्न कैसे करना है, ये श्लोक का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर श्लोक का हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरह के और प्रश्न होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और आगे भी मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें और तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो श्लोक के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पर वीडियोस बना दूंगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप आगे वीडियो चाहते हैं मुझे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में हमारे पास ये दिया हुआ होता है कि आपको दिया हुआ होगा यहाँ पर कि इस तरह से कि किसी कूट भाषा में स्वीट कॉर्न को इस तरह से लिखा जाता है, यानी कोई भी लेटर यहाँ वर्ड होगा उसको इस तरह से लिखा गया। फिर कहा जाएगा स्वीट कॉर्न स्टार्च है उसको ये लिखा गया। और फिर उसके बाद कहा गया कॉर्न स्टार्च सॉप को इस तरह से लिखा गया, बाम लाम काम। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इन वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है। ये कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको करना क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें आप देखिएगा मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहली लाइन में जो लिखा हुआ है स्वीट कॉर्न शॉप, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने क्या किया, स्वीट को SW लिख दिया, कॉर्न और शॉप को ऐसे लिख दिया। ये तीनों को लिखने के बाद यहाँ पर उसको पाम था PA लिख दिया, इसको BA लिख दिया और इसको NA लिख दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ था अगली लाइन में दिया हुआ है वो आप दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें हमें अगले में कहा था स्वीट कॉर्न स्टार्च जो है उसको हम लिखेंगे पाम बाम लाम। यानी नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, स्वीट के नीचे स्वीट लिखा, कॉर्न के नीचे कॉर्न और स्टार्च का एक अलग ऑप्शन बना दिया क्योंकि यहाँ नहीं था ये अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये यहाँ पर ये देखिए पाम बाम और लाम इस तरह से लिख दिया क्योंकि बाम के नीचे बाम, पाम के नीचे पाम लिख के, और यहाँ पर लाम कोई था नहीं तो इसलिए यहाँ पर एक अलग ऑप्शन बना दिया। इस तरह से आप देख रहे होंगे। फिर इसके बाद हुआ क्या है आगे हमारे पास जो दिया हुआ है नेक्स्ट दिया है कि कॉर्न स्टार्च शॉप को जो लिखा है बाम लाम काम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा कॉर्न स्टार्च और ये एक नया आ गया तो इसको अलग उसमें लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट में दिया है बाम लाम काम, तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो आप ये देख लेंगे पूरा ये किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, इस तरह से आप बना लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, अब आप कोई सा भी कुछ भी पूछा जाए आपसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा क्या गया है, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा गया स्वीट कॉर्न शॉप के बारे में बताना है, स्वीट कॉर्न शॉप। तो आप यहाँ पर जाइए
और देखिए स्वीट कहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने स्वीट को SW से रिप्रेजेंट किया था। शॉर्ट में लिख लीजिए, 2 लेटर या 3 लेटर, पूरा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखा है। क्या होता है अगर हम स्वीट पूरा लिखें, कॉर्न पूरा लिखें, तो हमारा क्या, हमें तो आंसर लाना है, हमें ये सब लिख के दिखाना थोड़ी ना है, तो हम इतना बड़ा क्यों लिखें जब हमारा काम शॉर्ट में लिखने से चल जाए। क्योंकि देखो दोस्तों ये रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको आंसर लाना है। अगर आप पूरे प्रॉपर वे से चलेंगे, स्टेप फॉलो, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको शॉर्ट में लिखना है। तो देखिए स्वीट की बात की गई, कॉर्न की बात की गई, और हमने क्या निकाला, स्वीट कॉर्न सॉप। तो देखिए पहले हम यहाँ पर इधर साइड में देखते हैं स्वीट कहाँ है, कॉर्न कहाँ है। तो देखिए हम इनको क्या करना है, इनमें अगर मैचिंग बनाए हम, तो आप देखिए यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर ये 2 हैं, यानी स्वीट का कोडिंग हो गई PA। यहाँ देखिए ये 3 हैं, ये 3 हैं, तो ये इनकी मैचिंग हो गई। ज़्यादा वालों को देखते हैं पहले, फिर हम इस डबल वाले को देखेंगे। इन दोनों में दूसरे और तीसरे में ST कॉमन है, तो ये इसका हो गया, और ये वाला इसका हो गया, और ये वाला जो है इसका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सारे कोडिंग आपको पता चल चुके हैं। अब आप देखिए स्वीट का कौन सा होगा, तो स्वीट का एक जो होगा वो आप यहाँ देख लीजिएगा, स्वीट का होगा एक तो ये होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्न का कौन सा होगा, तो देखिए सॉरी, ये स्वीट का हो गया, ये दोनों स्वीट का हो गया PA। उसके बाद अगर हम कॉर्न की बात करें तो कॉर्न का देख लीजिएगा, कॉर्न का ये होगा, ये 3 वाला BA, यानी PA और BA। और उसके बाद हम अगला देख लें, इसके बाद क्या था हमारे पास, स्वीट कॉर्न सॉप। तो सॉप हमारे कहाँ है, यहाँ पर, ये सॉप हो गया, तो इस सॉप का ये हो जाएगा किए। तो हमारे पास ओवरऑल जो क्या बन गया आप देख रहे होंगे, हमारे पास जो बन के आया कोड वो क्या आया, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आया, देखिए स्वीट का आया, आपको स्वीट का PA आया, उसके बाद कॉर्न का BA आया यानी बाम आया, और सॉप का KA आया यानी काम आया। तो आपका ये 3 हो गए, पाम बाम काम। ये आप देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर पाम बाम काम कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा पाम बाम काम, यानी ये पाम बाम सॉरी B ऑप्शन में आपको दिख रहा है, B ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने प्रश्न देखा किस तरह से करना है आपको। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का प्रश्न होगा तो आपको एक टेबल बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई है। इससे बनाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप किसी भी चीज़ का कोड निकाल सकते हैं, कितना भी लेंथी प्रश्न हो, आपको कुछ भी नहीं करना। वरना एक और मेथड होता है जो जनरली हो सकता है आपने वह पढ़ा हो, आपको लगता हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन जो मेथड है बहुत अच्छा लगता है, और इससे मैं किसी भी प्रश्न को बड़े आसानी से कर लेता हूँ। क्योंकि इनमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार लिख लेना है, उसके बाद आपको प्रश्न को रख देना है, आपको प्रश्न नहीं देखना है, और फिर ये कोडिंग करते हुए इसको करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह का है, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें लेटर्स दिए हुए थे, तो ये लेटर्स में क्या है, जैसे हेड लिखा हुआ है उसको कोड दे दिया कोई भी मैथ का 1 3 5 6, हायर लिखा हुआ है उसको 1 4 2 3, राइट को इन्होंने 2 4 6 3 दे दिया। तो इन्होंने कहा डेयर का कोड आपको बताना है कि डेयर का कोड क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, आपको साइड में एक तरफ लिख लेना है कि हेड को क्या लिखा गया है, राइट को क्या लिखा गया है, और डेयर को निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई कॉमन लेटर है इन दोनों में। देखिए कॉमन कौन सा है, आप देख रहे होंगे ई कॉमन है, ई को आप कॉमन देख रहे होंगे। तो दिए देखिए ई का कोड यहाँ पर और ई का कोड दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ है, लेटर बाई लेटर कोडिंग हुई है, यानी हर लेटर का अपना एक कुछ ना कुछ कोड रखा गया है। तो इसका मतलब ई का कोड 3 हो गया, ये तो आपको कंफर्म है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेयर का निकालना है। तो डेयर का निकालने के लिए आप समझ गए कि डी का यहाँ पर कितना होगा, डी का जो कोड होगा वो 6 होगा, यानी 6 लिख लिया आपने। ए का कोड 5 होगा तो 5 लिख लिया आपने। आर का कोड 2 होगा तो 2 लिख लिया, और ई का कोड जो है आपके पास 3 होगा तो 3 लिख लिया। कितना आ गया 6 5 2 3, यानी ऑप्शन आप देख लीजिएगा 6 5 2 3, यानी ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देखिएगा कैसे आपको करना है। कुछ नहीं करना, आपको इंग्लिश लेटर और उसके नीचे उसका कोडिंग और जो वर्ड है वो लिख लेना है, और फिर उसको मैचिंग कराते हुए आपको इसमें निकालना है कि जो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जैसे कोई भी सम दे रखा होगा आपको, कोई भी मैथ का क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें आपसे कहेंगे कि अदला बदली करनी है। जैसे इसमें कहा गया भाग को माइनस से बदल दिया गया, और LHS यानी LHS होती है लेफ्ट हैंड साइड जो है
उसमें 5 को 4 से बदल दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एक साइड में आपको लिख लेना है। पहले तो आपने लिखा 120, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था 120 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर इन्होंने कहा गया 5 को 4 से बदलना है, यानी यहाँ तो 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डिवाइड का साइन था यानी भाग का चिन्ह था, ये इसको माइनस बना देना है आपको और इसको डिवाइड भाग का चिन्ह बना देना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो बना देंगे आप माइनस और इसको लिख देंगे यहाँ पर भाग। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24, और अगर माइनस के बाद 4 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 20। अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है वो ये नंबर सही हो जा रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 20 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक प्रश्न दिया होगा और उसके संबंधित 2 या 3 या 4, जो भी 4 या मैक्सिमम 5 प्रश्न दिए होते हैं। तो अब जो पीईटी का एग्जाम होना है उसमें इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। आपने देखा होगा टेबल इंटरप्रिटेशन के, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो प्रश्न आने हैं और जो कि सिलेबस में 10 नंबर के दिए हुए हैं, 2-2 5-5 करके आएंगे, तो वो इसी तरह के प्रश्न होंगे। तो इसको इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, किस तरह से इनको करते हैं वो मैं आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इसमें कैसे किया गया है। इसमें इन्होंने दिया एक हाउसिंग सोसाइटी है, 200 परिवार हैं जिसमें, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है एक परिवार में 70 के पास जो है कार हैं, 70 लोगों के पास एक कार है। फिर हमसे कहा गया है कि और लेकिन कोई बाइक नहीं है उनके पास, ठीक है। अगर हम बात करें 70 लोग हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है, बाइक है और कार नहीं है, कार नहीं है। आगे हमसे बात किया गया 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक और कार दोनों हैं। और हमारे पास जो आगे हमसे कहा गया कि 65 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कार है लेकिन बाइक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, डेटा हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से बना लेते हैं। जैसे हमने 2 सर्किल बनाया, एक में बाइक लिखा, एक में कार लिखा। फिर हमने क्या किया, हमसे कहा गया कि जिसके पास बाइक है कार नहीं है। तो देखिए बाइक है कार नहीं है, ये पूरा सर्किल जो है इसमें कार भी तो शामिल हो जा रही है, आप देख रहे होंगे। तो हमें कार वाला पोर्शन हटा देना है, यानी सिर्फ बाइक लिखना है। यानी ये 65 हो गए कैंडिडेट हमारे पास, ठीक है, जिनके पास क्या है, सॉरी यहाँ पर हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके पास कार नहीं है, ओनली बाइक है, पहला वाला नहीं, सॉरी ये हम यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमसे बोला गया है, एक मिनट, यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास कार है बाइक नहीं है, और इस वाले में हमसे बोला गया है इसमें बाइक नहीं है और इसमें कार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 70 जो हैं वो हमारे पास बाइक वाले हो गए, ठीक है, 70 हो गए कार वाले। तो यहाँ देखिए कार हमने लिख दिया जिनके पास बाइक नहीं है, क्योंकि ये बाइक शामिल हो जाएगा। उसके बाद बाइक की बात करें तो हमारे पास बाइक ओनली बाइक वाले हो जाएंगे 65, और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बाइक और कार दोनों हैं वो 50 हो गए। इस तरह से अगर हम इनको सबको टोटल करें तो ये 185 आएगा, और 185 आएगा। टोटल कितने थे हमारे पास, 200, और जब 200 में से हम 185 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15। यानी जो ऐसे लोग बचे जिनके पास ना तो बाइक है ना कार है, तो वो कितने लोग हैं आप यहाँ देख सकते हैं, वो हमारे पास 15 रह जाते हैं, ठीक है। अब हमें इनको करना है सॉल्व, तो मैं आपको करना बताऊँगा कैसे इनको सॉल्व करना है। देखिए अब आपको इनसे संबंधित 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए इन सभी चीज़ों का जो मैंने अभी किया था इनका कोई काम नहीं है, तो मैं इनको रब कर देता हूँ। इनको देखिए कैसे करना है। अब अगला वाला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइक हैं, आपको बतानी है कुल कितनी बाइक हैं, ठीक है, बाइक बतानी है। तो देखिए यहाँ आ जाइए आप, बाइक देखिए कुल कितनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 65 बाइक हैं, और ये दोनों वालों पे भी तो बाइक है ना, तो ये दोनों टोटल होके कितने हो जाने हैं, 115 हो जाएंगे। 115 हो गए, इसका मतलब आपका जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया, 115 हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद आपको क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है
कि जो उन परिवारों के बीच का अनुपात बताइए जिनके पास केवल एक वाहन है और जिनके पास कोई वाहन नहीं है, यानी दो लोगों का अनुपात मिलकर बताना है। ऐसे लोग जिनके पास एक बाइक है, एक वाहन है, चाहे वो कोई सा भी हो, और ऐसे लोग जिनके पास कोई भी वाहन नहीं है। तो आप यहाँ देखिएगा, हम ऐसे लोगों को काउंट कर लेते हैं जिनके पास क्या है, ऐसे लोगों को हम बताएंगे, सॉरी, ऐसे लोगों को देख लेते हैं जिनके पास क्या है, एक, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, देखिए एक बाइक है 65 लोग और एक कार है, एटलीस्ट उन पे क्या है, सिर्फ एक एक होना चाहिए। तो ये ऐसे लोग कितने हो गए हमारे पास, इन दोनों को अगर 70 और 65 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 135 हो जाता है, 135 हो गया। अब इनके बीच में अनुपात किसका लेना है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं वाले 15 हैं हमारे पास। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 9 ज़ा कट जाएगा, 9, यानी अनुपात आ जाएगा 9:1। तो आप देख रहे होंगे 9:1 इसका आंसर आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, आप देख लीजिएगा, 9:1 में आंसर आपका जो है वो हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी आपने इसको कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, आगे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखिएगा सॉरी, आगे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है वो देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है। कम से कम एक वाहन बताना है, यानी एक है और दो वाले भी। एक कम से कम एक में क्या कौन कौन शामिल होंगे, जिनके पास एक है वो भी शामिल होंगे और जिनके पास दो हैं वो भी शामिल होंगे। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा आप स्पीकर को देख रहे होंगे, इसमें आप काउंट करिएगा, ये 65, इसके पास एक बाइक है, इसके पास एक बाइक और कार है, यानी ये भी काउंट होगा, और इसके पास एक कार है तो ये भी, यानी एक वाहन कम से कम, इन तीनों को जोड़ लेंगे हम, और तीनों को जोड़ने के बाद हमारा जो सम आएगा वो आएगा 185। 85 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 185। तो दोस्तों ये इस तरह के 3 प्रश्न थे। एक तुम्हारे पास डेटा दे रखा था, उस डेटा से तुम्हें क्या था, 3 प्रश्न दे रखे थे जिनको आपको इनके आंसर बताने थे। इसी तरह से एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे या 5 पूछे जाएंगे, जो भी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएं, और उस डाटा से आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इन प्रश्नों में ये होती है दोस्तों कि आपको करना क्या है, इस तरह से वेन डायग्राम बना लेना होता है, या फिर जैसे भी दिया हो अपने शब्दों में इनको लिखना होता है, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आने वाले पीईटी के एग्जाम में बहुत पूछे जाने हैं, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से करिएगा, और आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये इस वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, और मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इस तरह के और भी प्रश्नों को ऐड कर दूंगा। तो चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, ये डायग्राम वाला, वेन वाला डायग्राम है इस तरह के, और इससे भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले पेपर्स के हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, इस प्रश्न को आपको कैसे करना है। इसमें आपको क्या है, यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है, वेन आरेख दे रखा है। इसमें आपसे कहा गया है कि यहाँ पर छात्रों की पसंदीदा विषयों के बारे में दिया गया है। फिर इसमें कहा गया है जो समकोण है, समकोण मतलब समकोण त्रिभुज यहाँ लिखा गया है, तो उसको समकोण को फिजिक्स यानी भौतिक, उसके बाद वृत्त को इंग्लिश इन्होंने कहा है, और जो आयत है उसको गणित कहा गया है। यहाँ पर आयत होगा तो आयत को मैथ कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे ये इस तरह से हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमसे क्या करेंगे, बारी बारी से हम जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे और आंसर्स निकालेंगे अपने। इन्होंने कहा कितने छात्र सभी 3 विषयों को पसंद करते हैं। तो सभी तीनों विषयों की जहाँ बात होगी तो आप बताइएगा, 3 विषय यानी जो मैथ को भी करना चाहिए, फिजिक्स को भी करना चाहिए और इंग्लिश को भी करना चाहिए। तो तीनों में कॉमन पोर्शन आप देख रहे होंगे कौन सा लग रहा है आपको। यहाँ देखिएगा, मैं आपको डिफरेंट कलर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये क्या है आपका फिजिक्स, ये आपका क्या है इंग्लिश, और ये क्या है आपका मैथ। इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये आपका कॉमन आ रहा है, यानी 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 11 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 11 किस में दिया हुआ है, तो 11 आप देखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कितने विद्यार्थी भौतिक और गणित दोनों पसंद करते हैं लेकिन अंग्रेजी को नहीं। भौतिक और गणित यानी पी और एम को पसंद करना हो, इंग्लिश ना हो उनमें, तो ऐसे कौन होंगे। देखिए पी और एम में कॉमन देखते हैं पहले, पी ये है और एम ये है,
लेकिन ये वाला तो इंग्लिश जा रहा है, इंग्लिश को भी तो पसंद कर रहा है, तो हमें इसको तो लेना नहीं है। लेना किसको है? सिर्फ इन 9 को। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए 9 हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास। अगले में हमसे कहा गया है कितने छात्र विषयों में से केवल एक ही पसंद करते हैं। तो एक कौन कौन से पसंद करते हैं? तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो भी कॉमन पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं 2 या 3 को पसंद कर रहा होता है, तो कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी के सारे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारा जो सम आएगा वो आएगा 72। तो जो 72 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 72। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे और इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा 72, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में हमसे पूछा गया कितने विद्यार्थियों द्वारा दिए गए विषयों में से कम 2 विषय पसंद करते हैं। तो 2 विषयों की बात हो रही है, तो हमें ऐसा देखना है कि जो कम से कम 2 में बात, अब पिछले वाले प्रश्न की तरह आ गया कम से कम 2 का मतलब आप फिर समझिए कि कम से कम 2 में 2 से ज़्यादा वाला होगा। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा और 2 से ज़्यादा वाला होगा, 2 के बराबर, यानी 2 और 2 से ज़्यादा वाला लेना है। तो यहाँ देखिए 2 में 3 वाला, अब जो कॉमन पार्ट है उन सबको ऐड कर लीजिएगा। जैसे 11 आएगा, 9 आएगा, 19 आएगा और 18 आएगा, तो आप इनको ऐड करिए। 11 और 19 मिलके हो गए 40, सॉरी 30, और 30 और 18 मिलके हो गया 48, और 48 और 9 मिलके कितना हो गया? हमारा हो गया 57। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा देख लेते हैं 57 कौन सा ऑप्शन है। तो ये है ऑप्शन बी, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखे ये एक प्रश्न दिया होगा, उसको आपको कैसे करना है, उसमें उससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न दे रखे होंगे जो कि अब आने वाले पीईटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। मतलब 2 प्रश्न इस तरह के आएंगे इंटरप्रिटेशन वाले, कोई भी डाटा दे रखा होगा उस डाटा को सॉल्व करते हुए 5 प्रश्न दिए होंगे। तो ये आपने क्वेश्चन देखा, और इस तरह के और भी प्रश्न मैं जो है आपको अगली वीडियो में बना के बता दूंगा इस तरह के। लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये और एक 9th क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है आपको। तो इस तरह के ये प्रश्न होते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाई लेवल के भी पूछे जाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है यहाँ पर इस तरह से करना है कि जैसे 6 यहाँ पर आपसे कहा गया है, पहले कहा गया एक वृत्त में केंद्र की ओर बैठ के जो 6 इमारतें हैं, तो कैसे हैं वो आप यहाँ देख लीजिएगा। एक इस तरह का सर्कल बना लिया, उसमें इस तरह से 6 बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको 6 इमारतें बनी हुई हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि जो प्रत्येक इमारत है वो बिल्कुल ठीक विपरीत, उसके एक दूसरे के विपरीत है। फिर हमसे कुछ चीज़ें कही गई हैं, तो उनको हम पढ़ते हुए कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे, क्योंकि हम क्या है बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स बिल्डिंग एम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं है। तो इस तरह को हम कैसे लिखेंगे, अब देखिएगा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये सही से देख लीजिएगा आप। यहाँ ये देखिए इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि m जो है, m और x जो है, x के बराबर में m और z ये 2 हैं, ये बिल्कुल नहीं है। यानी ये करके मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया है कि ये नहीं है इनके बराबर में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, इनको सही से देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, x के बराबर में m और z नहीं है। फिर मैंने आगे क्या किया है, फिर प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास अगला लाइन कही गई है कि बिल्डिंग एन बिल्डिंग एम के ठीक विपरीत है। ठीक है, सॉरी पहले ये लाइन लगी, एम का निर्माण बाई बिल्डिंग के ठीक दाई ओर है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा एम का जो निर्माण है बाई के ठीक दाई है, तो बाई के ठीक दाई है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई के ठीक दाएं में है। तो देखिए बाई यहाँ लिखा आपने और वाई के ठीक दाई में ये एम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपसे क्या कहा गया है, अगला देखिए अगली लाइन में कहा गया है आपसे कि बिल्डिंग एन बिल्डिंग एम के ठीक विपरीत है। ठीक है, तो बिल्डिंग एन जो है बिल्डिंग एम के ठीक विपरीत है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट लाइन देखिए कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ हिंट में बना के लिख लेना ताकि आपको दोबारा से उस प्रश्न को ना पढ़ना पड़े। फिर आपसे क्या गया है, बिल्डिंग एल जो है
वो बिल्डिंग एक्स के ठीक विपरीत है, यानी एल जो है एक्स के ठीक इस तरह से हम लिखें एक्स के ठीक विपरीत में एल है। फिर कहा गया कॉमा लग गया, कॉमा के बाद जो चीज़ लिखी है वो एल के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एल के ठीक दाईं ओर जेड है, तो ठीक एल का दाईं की तरफ होगा इधर। तो इस तरह से हमने ये चीज़ लिख ली और इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसके दाईं ओर ये आप देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, एल के ठीक दाईं ओर जेड है। अब ये पॉइंट हो गए। अब आपको प्रश्न पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें देखनी है और इसके आधार पर यहाँ पर इस सर्किल में क्या करना है। ये सर्किल आपने बनाया हुआ है जिसमें 6 जगह बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, आपको बारी बारी से करना है। जैसे अगर हम बात करें अपोजिट वाली चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन देखते हैं पहले, तो कॉमन किस में कौन सी ऐसी दो कंडीशन है जिनमें कोई कॉमन लेटर आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर हम कोई भी एक देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एम की बात की गई है, ये दोनों हमारे कॉमन हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखिएगा अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हमने y यहाँ लिखा तो उसकी दाईं साइड में m होगा, हमसे ये कहा गया है, ठीक है। फिर ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, कट कर दिया। अब हमसे कहा गया m के विपरीत में n है, तो देखिए m यहाँ है तो n यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमें क्या है, उसके बाद हमसे कहा गया है l के विपरीत में x है और x l के बराबर में z है, तो देखिए आपको क्या करना है, विपरीत में लेना है। तो देखिए विपरीत वाले दोनों एल और एक्स एक दूसरे के विपरीत में हैं, तो यहाँ तो देखो यहाँ आपस में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते आप देख रहे हैं, देखिए मैं अभी दूसरा कलर यूज करता हूँ, उसमें आप देखिए यहाँ पर नहीं बैठा सकते क्योंकि एक तरफ बाई है और एक तरफ खाली है, लेकिन हमें क्या है दोनों पोजीशन खाली चाहिए, क्योंकि विपरीत में बैठाने के लिए हमें आमने सामने बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब आमने सामने की पोजीशन खाली होनी चाहिए, तो सिर्फ ये वाली लाइन ऐसी है जहाँ आमने सामने की पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर हम इनको बैठा सकते हैं। यहाँ पर हम किसको जो है हम एल और एक्स को बैठा सकते हैं, लेकिन एल के बराबर में एक्स जेड बैठना है, तो एल को अगर इधर लेंगे तो यहाँ हम जेड कहाँ बैठा लेंगे, तो यहाँ एल नहीं बैठा सकते, एल को यहाँ रखेंगे और एक्स को यहाँ रख देंगे, ठीक है। और एल के दाईं में जेड है तो यहाँ हो गया, और ये कंडीशन हमारी खत्म हो गई। देखिए सारे बैठ गए, सारे 6 हो गए। हम इनको काउंट करके देख लेते हैं, काउंट करिएगा आप। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो मंजिल 6 इमारत थी, 6 की 6 इमारत फिट हो गई। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है, लेकिन अब हमें क्या है इनके आंसर्स बताने की कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो जेड के ठीक दाईं ओर बताना है, तो हमें क्या देखना है, जेड हमारा कहाँ है, जेड आप देखिएगा, जेड हमारे पास यहाँ दे रखा है, और जेड का दाएं कैसा होगा, जेड अगर यहाँ को मुंह करके बैठा है, क्योंकि सब अंदर को मुंह करके बैठे हैं, तो इसका दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा, इसका दायां इधर होगा, यानी ठीक दाईं में कौन होगा, एन होगा, तो एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, एन हो गया ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह का आपने प्रश्न देखा। अब इस तरह के प्रश्न जो है बैंकिंग में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, और एक साथ 5-5 प्रश्न दे रखे होते हैं, मतलब एक डायग्राम बन जाता है, उससे संबंधित 4 या 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। बहुत बहुत अच्छे लेवल के भी प्रश्न इसमें और होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर चाहते हैं तो मैं आगे इनसे संबंधित और इसी तरह के और प्रश्नों की भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित है, यानी जो ऑर्डर रैंकिंग की क्या है कि किसी का कौन सा स्थान दे रखा है, इस तरह के प्रश्न दे रखे होते हैं, तो इनको करने का क्या तरीका है। तो देखिए इसमें कहा है कि सचिन जो है बाएं से 11वें स्थान पे बैठा है और राज 7वें स्थान पे बैठा है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, सचिन को बैठा देंगे। हमने कहा सचिन इधर से बैठा है, ये देखिए इधर हमेशा लेफ्ट रहता है, इधर राइट रहता है, ठीक है। सचिन यहाँ से बैठा, ठीक है, लेफ्ट से 11वें नंबर पे बैठा है, यहाँ बैठा है। उसके बाद क्या हुआ, और जो हमारा राज है वो 7वें नंबर पे यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। सचिन ये हो गया और राज ये हो गया। इसके बाद हमसे क्या आगे कहा है, इस प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है, चलिए इसको डाल देते हैं। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि अगर वे अपने स्थान को आदान प्रदान कर दें, यानी एक जगह से राज जो है सचिन की जगह बैठ जाए और सचिन राज की जगह, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पे हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, इसको आप देखिएगा सही से, ठीक है।
अब क्या होगा, राज पहुंच जाएगा सचिन की जगह पे और सचिन पहुंच जाएगा राज की जगह पे। तो ऐसे प्रश्न में क्या होगा, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। देखिए राज आ गया यहाँ पे और सचिन आ गया यहाँ पे। अब सचिन क्या था, यहाँ से चला सचिन, दूसरी साइड से यहाँ से कौन से नंबर पे आ गया, इधर साइड से 16वें नंबर पे आ गया। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न में क्या होता है, एक आप इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें करने के लिए कि एक ही जो इंसान होता है उसकी हमें अगर प्लेस पता चल जाए दाएं से और बाएं से, तो हम क्या करते हैं, उनको दोनों को जोड़ लेते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो हमें टोटल चीज़ें मिल जाती हैं कि दोनों तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, अगर राज बैठा था तो इधर साइड से बैठा हुआ था, 7 कैंडिडेट 7वां नंबर था। अब यहाँ सचिन बैठ गया तो सचिन इधर से गिना गया 16, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें राज की, तो राज इधर से 7वें नंबर पे था और इधर से 16वें नंबर पे था। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बात करूं, फिर से चेक देखिएगा कि राज क्या आया है, सचिन जो आया है वो राज की जगह आया है। तो अगर जब सचिन अब 16वें नंबर पे बैठा है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं राज भी 16वें नंबर पे बैठा होगा ना। ठीक है, तो राज क्या है, 16वें नंबर पे बैठा है और राज यहाँ 7वें नंबर पे भी बैठा है। कहाँ से, राज 7वें नंबर पे बैठा है राइट से और इधर से बैठा है 16वें नंबर पे। ठीक है, तो एक ही जगह से उसकी 2 प्लेस हो गई, एक 16 और एक 17, 7। अगर हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, 7 प्लस 16 को जब जोड़ लेते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, यानी 7 और 16 हमारे पास मिलके कितना आ गया, ये आ गया 23। और 23 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन है उसको 2 बार हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए 1 को माइनस करेंगे, 1 बार रखना है। तो जो काउंटिंग होगी हमारी वो 22 आ जाएगी। यानी अब जो टोटल संख्या है हमारे पास, टोटल जो कैंडिडेट हैं पूरी लाइन में बैठे हुए वो कितने हैं, 22 कैंडिडेट हैं। तो 22 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास, ये देखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करते हैं। इसको जो है आपको रैंकिंग में क्या है, इस तरह के प्रश्न होंगे और भी डिफरेंट तरह के थोड़े प्रश्न होते हैं, तो बहुत सारे कई तरह के इसमें प्रश्न रहते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना एक एक तरह का जो प्रश्न है जो वीडियो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के कुछ प्रश्नों को दिखाया गया है। अगर आप मुझे कहेंगे तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और उसको मैं जो है अगली वीडियो में और उसी तरह के 2-4 और क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मुझे मोबाइल पर बनाना पड़ता है, थोड़ा मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता दूं रीजनिंग और मैथ जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत अच्छे से इनमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इनको मोबाइल से पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि पढ़ाने में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आप जो है हमारे इस वीडियो में हमें बताएंगे कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं आगे कोशिश करूँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। समय आपको मैं आने वाले समय में पेन टैबलेट का भी अरेंजमेंट कर लूँगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।